नमस्कार। हिंदी क्षितिज गद्य खंड में आज का विषय है दो बैलों की कथा नामक पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद जी। लेखक के जीवन परिचय के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको विस्तारपूर्वक बताया है। जैसा कि दो बैलों की कथा नामक पाठ जो है यह मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक प्रेमचंद जी ने किसानों और पशुओं के आपसी भावनात्मक रिश्तों का जीवंत और सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है और यह स्वतंत्रता, यह आज़ादी मनुष्यों एवं पशुओं दोनों को प्रिय है और इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए बार बार संघर्ष भी करना पड़ता है। लेखक ने यहाँ दो बैलों की कथा के माध्यम से लोगों को तत्कालीन परिवेश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया है। यह कहानी प्रत्यक्ष रूप से ना सही परोक्ष रूप से ही आज़ादी की भावना से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा के मुख्य पात्र हैं हीरा और मोती नामक दो बैल। ये बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं जो दयालु हैं, परोपकारी भी हैं तथा साथ साथ मेहनती होते हुए ये अत्याचार को भी सहन करते हैं। आइए इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? तो काजी हाउस में कैद जो पशु थे उनकी हाजिरी इसलिए ली जाती रही होगी क्योंकि काजी हाउस में लावारिस पशुओं को पकड़कर कैद कर लिया जाता था। उन पशुओं का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाता था और उनकी हाजिरी इसीलिए ली जाती थी ताकि यह पता चल सके कि सभी पशु वहाँ काजी हाउस में सुरक्षित हैं या नहीं सुरक्षित हैं, कोई उसमें से भाग तो नहीं गया है। इसलिए वहाँ पशुओं की हाजिरी ली जाती रही होगी। अगला प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? जब गया के यहाँ बैल गया के खूंटे से बंधे होते हैं और उन्हें खाने के लिए सूखा भूसा डाल दिया जाता है और गया उनकी खूब पिटाई करता है। तो उस समय गया के घर एक छोटी बच्ची होती है, उसको बैलों के प्रति बड़ा लगाव हो जाता है उस बच्ची को। ठीक है, क्यों हो जाता है? क्योंकि छोटी बच्ची की सौतेली माँ उसके साथ गलत व्यवहार करती थी। वह हमेशा उसे डांटती थी और मारती रहती थी। गया के घर में हीरा और मोती के साथ भी बुरा व्यवहार होता था। वह बैलों से खूब काम लेता था लेकिन खाने के लिए उन्हें कुछ नहीं देता था, सूखा भूसा ही डालता था। छोटी बच्ची यह सब रोजाना देखती थी। उसे अपनी और बैलों की स्थिति एक सी लगने लगी। वह दोनों बैलों के दर्द को महसूस कर सकती थी, इसलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया और वह छिपकर उन्हें रोटी खिलाने लगी। ठीक है, इसीलिए उसके मन में प्रेम उमड़ आया था, क्योंकि वह भी सताई जाती थी और उसके निगाह से बैल भी सताए जाते थे। अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं? कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उन बैलों के माध्यम से कहानी में उभर कर सामने आए हैं? इसका उत्तर होगा कि कहानी में बैलों के माध्यम से जो नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं उनमें यह है कि पशुओं के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए और सभी के लिए स्वतंत्रता सर्वोपरि है तथा इसकी रक्षा करनी जरूरी है। स्वतंत्रता सबका जन्मसिद्ध अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए और आपस में सहयोग की भावना होनी चाहिए। जैसे देखिए, हीरा और मोती दोनों पशु जात के होते हुए भी उनके अंदर उनका आपस में कितना सहयोगात्मक भावना था कि एक दूसरे के बगैर दोनों नहीं रहते थे और एक दूसरे का साथ दोनों देते थे। पाठ में कई जगह ऐसा आया है कि दोनों बैल एक दूसरे के बगैर नहीं कहीं गए नहीं हैं। ठीक है, जैसे काजी हाउस में जब वहाँ हीरा मोती बंद थे तो जब दीवार गिर गया तो अगर चाहा होता तो एक बैल वहाँ से भाग गया होता, लेकिन नहीं, दोनों ने सोचा कि जिएंगे साथ में और मरेंगे भी साथ में। ठीक है, प्रत्येक प्राणी में सीधापन एवं सहिष्णुता होनी चाहिए लेकिन किसी को उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहिए। और इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें नारी का हमेशा सम्मान करना चाहिए और हमें निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से यही सब नीति विषय मूल्य उभर कर सामने आए हैं इस कहानी में बैलों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति
रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। यह जो कहानी है, इस प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। इसका उत्तर होगा कि गधे के सीधेपन तथा सहिष्णुता के आधार पर प्रेमचंद जी ने उसके प्रति रूढ़ अर्थ जो मूर्ख का प्रयोग करना चाहिए उसका प्रयोग ना करते हुए उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा है। ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसे महान प्राणी को मूर्ख कहना सद्गुणों का अनादर करना है, अर्थात ऋषि मुनि के संज्ञा उन्हें मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पाठ में जहाँ प्रसंग आए हैं कि हीरा और मोती की गहरी दोस्ती थी या घनिष्ठ दोस्ती थी, उनमें एक दूसरे के लिए समर्पण का भाव था। एक दूसरे को चाट चाट कर वे आपसी प्रेम भाव प्रकट करते थे। दोनों एक साथ ही चारा खाने के लिए नाद में मुंह डालते थे और एक साथ ही नाद से मुंह हटा लेते थे। मुसीबत में दोनों मिलकर एक साथ रहते थे। कांजी हाउस में तथा मटर के खेत में दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। दोनों ने मिलकर सांड को मार भगाया। जब बोझ झेलने की बात होती थी तो दोनों की कोशिश होती थी कि उनके कंधों पर अधिक बोझ रहे। ठीक है, एक दूसरे के कंधे का बोझ अपने कंधे पर लेने के लिए दोनों हमेशा उत्सुक रहते थे कि हमारे कंधे पर ज़्यादा बोझ हो और हमारे साथी के कंधे पर कम बोझ हो। तो इस प्रकार से दोनों में प्रेम भावना हमेशा बरकरार थी और दोनों में इसीलिए गहरी दोस्ती भी थी। अगला प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, या भूले जाते हो। हीरा के इस कथन से, जो हीरा नामक बैल होता है, उसके इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर होगा कि जो हमारा भारतीय समाज है यह पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए पुरुष महिलाओं पर हमेशा अत्याचार करते रहे हैं। परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा गलती होने पर नारी को ही जिम्मेदार माना जाता है, गलती चाहे जो करे। लेकिन उस घर में अगर महिला है तो सारी गलती का जिम्मेदार नारी को ही माना जाता है। प्रेमचंद जी ने समाज में इस प्रकार के गिरते हुए नैतिक मूल्यों की ओर संकेत किया है। हीरा बैल के माध्यम से इस नैतिक मूल्य को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की गई है कि नारी जाति का सम्मान सभी को करना चाहिए। ठीक है, जब वहाँ गया के घर बैल पकड़े जाते हैं तो वहाँ हीरा मोती आपस में बातें करते हैं कि इसको मार के भाग लिया जाए, तो फिर कहते हैं नहीं, नारी जात पर वार नहीं करना चाहिए। इसको आप भूले जाते हो, आपस में दोनों ऐसी बातें करते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, जबकि हमारे भारतीय समाज में ऐसा नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस प्रकार से व्यक्त किया गया है। इसका उत्तर होगा कि किसान के जीवन में पशुओं का बहुत ही महत्व होता है। वे जो पशु होते हैं वो किसान के दाहिने हाथ होते हैं। खेती के लिए बैलों को प्रमुख आधार स्तंभ बताया गया है और किसानों को बैलों के साथ हमदर्दी एवं स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। झूरी नामक जो किसान होता है वह अपने बैलों से, उसके बैल कौन है, हीरा और मोती, ठीक है, वह अपने बैलों से बहुत अधिक प्यार करता था, तो उसके बैल भी उसके लिए जान छिड़कते थे। वे बार बार अपने को कैद से मुक्त करा के झूरी के पास पहुंच जाते। गया ने हीरा और मोती के साथ गलत व्यवहार किया, वे भी हमेशा क्रूर एवं अत्याचारी गया के प्रति विद्रोह का भाव प्रकट करते रहे। इससे पता चलता है कि पशुओं को भी प्रेमपूर्ण व्यवहार की समझ होती है। जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है उसके साथ पशु भी अच्छा व्यवहार करते हैं, और जो पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है उसके प्रति पशु भी खिन्न रहते हैं और उसके साथ गलत व्यवहार पशु भी करते हैं। अगला प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। ठीक है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए।
तो कभी कभी मोती अत्याचार के प्रति विद्रोही हो जाता था, थोड़ा क्रोधी स्वभाव का था, पर स्वभाव से वह परोपकारी था। क्रोध उसके अंदर था, लेकिन उसके अंदर दया था, परोपकार था। उसके हृदय में दूसरों के प्रति अपार स्नेह था। दूसरों के सुख में ही वह अपना सुख समझता था। दीवार टूटने पर काजी हौस से सभी कैद पशु जो थे वो आज़ाद हो गए और वह स्वयं न भाग सका, पर उसे खुशी थी कि दूसरे पशुओं को प्रताड़ना वाली जगह से भागने का वह मौका तो मिला। मतलब दूसरे पशुओं को बाहर निकालने में वह सफल हो गया कि और जो दूसरे पशु थे वो नहीं दंडित हो पाएंगे। वह मुसीबत के समय सबकी सहायता करता था। वह हृदय से बहुत ही दयालु था, त्यागी था, परोपकारी था और करुणा युक्त था। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसका आशय स्पष्ट करना है। जैसे देखिए, सभी प्राणियों में मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मनुष्य के पास क्या है, चेतना है, मनुष्य के पास विवेक होता है, इसलिए मनुष्य को सभी प्राणियों में सबसे महान माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। वह इनका प्रयोग कर अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेता है, अपनी चेतनाओं का प्रयोग करके अपने भावनाओं का आदान प्रदान कर लेता है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेता है। परंतु इस कहानी में बताया गया है कि जानवरों के पास ऐसी गुप्त शक्ति है जिससे वे दूसरे के मनोभावों को भली भांति समझ लेते थे। जैसे हीरा और मोती दोनों बैल आपस में एक दूसरे के इशारे को समझ लेते थे। मनुष्य इस नैसर्गिक शक्ति से वंचित है, बस बिना बोले ही दूसरे जीवों की बात एवं उनकी मनोकामना अथवा मनसा को आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन मनुष्य इससे वंचित है। अगला है कि इस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। ठीक है, जो गया के घर एक लड़की थी छोटी सी, वह बैलों को लाके एक रोटी खिलाती थी, तो क्या उससे उनकी भूख नहीं शांत होती थी, लेकिन जैसे पता चलता था कि उन्हें पूरा भोजन मिल गया है। क्यों? क्योंकि वह प्रेम भाव से उनको वह एक रोटी लाके खिलाती थी। ठीक है, तो इसका आशय होगा कि गया के घर में रहने वाली भैरव की जो लड़की थी, हीरा मोती के साथ उसका सहानुभूति था, वह उनका पूरा ध्यान रखती थी। गया उनसे ज़बरदस्ती काम लेता था और उनको खाने के लिए सूखा चारा देता था। स्वाभिमानी हीरा मोती उसे खाते नहीं थे वह सूखा भूसा, तो छोटी लड़की चुपचाप आकर उन दोनों को रोटी खिला जाती थी। उस रोटी से ही उनकी भूख की संतुष्टि हो जाती थी। उनका भूख मिटता नहीं था, पर उनके आत्मा को संतुष्टि मिल जाती थी, मन उनका संतुष्ट हो जाता था। वह लड़की उन बैलों से बहुत प्यार करती थी। उसके हृदय में अपने प्रति प्यार देख बैलों को संतुष्टि मिलती थी और उनका मन उस समय तृप्त हो जाता था, जबकि उनका भूख नहीं मिटता था, पर उनका मन तृप्त हो जाता था। अगला प्रश्न है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। क्यों दिया? क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी ना थी। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि वह हीरा मोती के व्यवहार से, गा वाला इसका सही उत्तर होगा। क्या कि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। ठीक है, इसीलिए उनको खाने के लिए सूखा भूसा उनके सामने रख देता था। आगे प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति। ठीक है, इसमें प्रश्न है कि हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए उन्हें दंड अथवा प्रताड़ना भी सहना पड़ा। उन्होंने सहा। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। हीरा और मोती ने जब भी शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्हें दुख ही दुख मिला। पहली बार गया के घर से वापस आने पर झूरी की पत्नी ने उन्हें सूखा भूसा दिया। दूसरी बार झूरी का साला जाकर उन्हें गाड़ी में जोत कर ले आया और मोटी रस्सी में उनको बांध दिया। खाने के लिए उनको क्या दिया? कुछ नहीं दिया, केवल सूखा भूसा दिया। और जब उन दोनों को हल में जोता जाने लगा तब उन्हें बहुत मारा पीटा गया, क्योंकि वो पैर ही आगे कदम ही नहीं बढ़ा रहे थे, इसलिए उनको बहुत मारा पीटा गया। कांची हाउस की दीवार तोड़ने की कोशिश में हीरा को मोटी रस्सी में बांध दिया गया तथा कई डंडे मारे गए। जब मोती ने दीवार तोड़कर सभी जानवरों को भगा दिया तब भी उसे खूब मारा गया और मोटी रस्सी में बांध दिया गया। इस तरह शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हीरा और मोती को हर समय दुख ही दुख मिला। वास्तव में यही वास्तविक दुनिया का यथार्थ है। अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को अत्याचारी प्रबल वर्ग
हमेशा प्रताड़ित करता रहा, जैसे अंग्रेज प्रताड़ित करते थे अपने हिंदुस्तान वासियों को, ठीक है, अपने भारतीयों को। ऐसी अन्यायी व्यवस्था और रीतियों को बदलना अनिवार्य है, नहीं तो उस समाज में रहने वाले लोग हमेशा दंडित किए जाते हैं। और अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? तो इसका उत्तर होगा कि हाँ, यह कहानी आज़ादी के संग्राम की ओर संकेत करती है, ठीक है। यह कहानी आज़ादी के संग्राम की प्रतीक लगती है। उस समय देश पर अंग्रेजों का शासन था। लेखक ने इस कथा के माध्यम से भारतीयों को आज़ादी की लड़ाई में मुखर होकर भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। यह भी स्पष्ट किया गया है कि आज़ादी के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है तथा अत्याचारियों का विरोध करना पड़ता है, और उस समय विरोध करते समय अनेकों कष्टों को सहन करना पड़ता है। अनेकों कष्टों को सहकर ही आज़ादी मिलती है। कभी भी अत्याचारियों के सामने झुकना नहीं चाहिए। यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी आज़ादी के आंदोलन के समय पर प्रासंगिक थी। आज परतंत्रता के स्वरूप एवं उसके मायने बदल गए हैं, ठीक है। आज लोग खुलकर सांस ले रहे हैं, अब ऐसा नहीं है, और हमको हमेशा पराधीन बनकर नहीं रहना चाहिए। स्वाधीन बनने का कोशिश करना चाहिए। दंड तो मिलता है लेकिन सफलता हमको मिलती है। अगला प्रश्न है, भाषा अध्ययन के प्रश्न है। बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छाटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। ऐसे वाक्यों को छाटना है, ठीक है, चयन करना है कहानी में से। अब यहाँ देखिए, इस पाठ में आया है कि कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, ठीक है। कभी कभी क्या आता है? अड़ियल बैल भी देखने में आता है। तो इसमें देखिए, अड़ियल बैल भी, तो इसमें भी क्या हुआ? निपात हो गया। और दूसरा देखिए कि एक ही विजय ने उसे संसार के सभ्य जातियों में गड़े बना दिया। एक ही विजय ने, इसमें ही निपात है। अगला देखिए, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। यहाँ देखिए भी निपात है। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला क्या? सूखा भूसा। तो यहाँ देखिए ही निपात है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। पाठ में आया है कि तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, यहाँ ही निपात है, ठीक है। इस प्रकार देखिए कि रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। अगला प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छाटकर उसके भी भेद लिखिए। अब रचना के आधार पर वाक्य भेद। दीवार का पहला देखिए, इसमें है, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े सभी जानवर चेत हो उठे। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे या चेत हो उठे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, दीवार का गिरना था मिश्र वाक्य है। यह पूरा वाक्य जो है मिश्र वाक्य है। इसमें मुख्य उपवाक्य जो है वह है दीवार का गिरना था। क्या है? दीवार का गिरना था, यह मुख्य उपवाक्य है। और संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, अधमरे से पड़े सभी जानवर चेत हो उठे। या क्या है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। और अगला है ख, सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया, ठीक है। सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर वह आया। अब इसमें देखिए, यह भी क्या है? मिश्र वाक्य है। इसमें मुख्य उपवाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य में, इस वाक्य में मुख्य उपवाक्य है सहसा एक दढ़ियल आदमी आया। सहसा एक दढ़ियल आदमी आया, ठीक है। और आश्रित जो है इसमें उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। जिसकी आंखें लाल थीं। क्या थी? लाल थीं। क्या लाल थीं? आंखें लाल थीं। तो आंखों की विशेषता यहाँ बता रहा है, इसलिए यह विशेषण उपवाक्य है कि जिसकी आंखें लाल थी, ठीक है, वह आदमी आया। अगला देखिए, गा वाला। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। यह भी क्या है? मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है। अब इसमें देखिए, मिश्र वाक्य में जो मुख्य उपवाक्य है वह क्या है? हीरा ने कहा। यह मुख्य उपवाक्य है।
और संज्ञा आश्रित उपवाक्य है कि गया के घर से नाहक भागे। गया के घर से नाहक भागे, यह क्या है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। अगला है मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। घ वाला है मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, यह भी मिश्र वाक्य है। इसमें मुख्य उपवाक्य है तो बिकेंगे, ठीक है। और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है मैं बेचूंगा। अगला देखिए ङ वाला, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे छोड़ता ना, ठीक है। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, यह भी मिश्र वाक्य है। इसमें मुख्य उपवाक्य है मैं बेमारे ना छोड़ता, मैं बेमारे ना छोड़ता, यह क्या है? इसमें मुख्य उपवाक्य है। और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है कि अगर वह मुझे पकड़ता, ठीक है। अगला प्रश्न है कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 मुहावरे छाटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे देखिए इसमें मुहावरा आया है जी तोड़ काम करना, ठीक है। तो इसका वाक्य में जब प्रयोग किया जाएगा तो परिश्रमी व्यक्ति जो होते हैं वह जी तोड़कर काम करते हैं, ठीक है। और ईंट का जवाब पत्थर से देना, यह भी आया है इसमें, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो लोग उसी से डरते हैं या उसकी इज्जत करते हैं, जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है उससे लोग डरते हैं। पाठ में आया है मुहावरा कि दांतों पसीना आना। बैलों को अपने घर, इसका जब वाक्य में प्रयोग किया गया है तो देखिए बैलों को अपने घर तक ले जाने में गया को दांतों पसीना आ गया, ठीक है। कड़ी मेहनत करना पड़ा तभी बैल उसके घर पहुंच पाए, ठीक है। और अगला देखिए चौथा इसमें रहेगा कि गम खा जाना। इसका वाक्य प्रयोग जब करेंगे आप तो स्वाभिमानी व्यक्ति गम खा जाते हैं पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अगला मुहावरा देखिए कसर उठाना। श्याम ने अपने मालिक की हर बात को माना, ठीक है। श्याम अपने मालिक की हर बात मानता था या मानता है, उनके द्वारा दिए गए कार्यों में वह कोई कसर नहीं रखता। इस पाठ में आए कुछ शब्दार्थ हैं, ठीक है। शब्द संपदा में कुछ शब्दार्थ हैं इसमें, इस पाठ में आए हुए, आइए इसको देखते हैं। पाठ में जैसा कि आया है निरापद, निरापद का अर्थ होगा सुरक्षित। सहिष्णुता का अर्थ होगा सहनशील। पछाई का अर्थ होगा पालतू पशुओं की एक नस्ल, ठीक है, जिसे पछाई जात कहा गया है, पशुओं की एक नस्ल अथवा जाति को। गोई मतलब जोड़ी। कुलेल मतलब क्रीड़ा या कल्लोल करना। विषाद मतलब उदासी या दुख। पराकाष्ठा मतलब अंतिम सीमा। गढ़ मतलब गणनीय सम्मानित। विग्रह का तात्पर्य होगा अलगाव। पगहिया, पशु बांधने की रस्सी को क्या कहते हैं? पगहिया कहते हैं। गराव किसे कहा जाता है? गराव मतलब फूंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है, ठीक है। प्रतिवाद का अर्थ होगा विरोध। टिटकार का अर्थ होगा मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द। मसलहत का तात्पर्य होगा हितकर। रगेदना का अर्थ होगा खदेड़ना। मल्ल युद्ध का अर्थ होगा कुश्ती। साबिका, साबिका का क्या अर्थ होगा? वास्ता अथवा सरोकार। साबिका का तात्पर्य होगा सरोकार। कांची हाउस, इसे काइन हाउस भी कहा जाता है। मवेशी खाना, वह बाड़ा जिसमें दूसरे खेत आदि में पड़ने वाले या खाने वाले लावारिस जो चौपाए होते हैं उनको बंद किया जाए, उसे मवेशी खाना अथवा कांजी हाउस कहा जाता है, ठीक है। और जिन्हें कुछ दंड लेकर छोड़ दिया जाता है अथवा न छोड़ने पर नीलाम किए जाते हैं वहाँ के पशु। रेवड़, रेवड़ का तात्पर्य होगा पशुओं का झुंड। उन्मत्त का तात्पर्य होगा मतवाला। थान का अर्थ होगा पशुओं के बांधे जाने वाली जगह। उत्साह का अर्थ होगा उत्सव अथवा आनंद अथवा खुशी। अब आइए इस पाठ पर आधारित कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। जैसे देखिए कि लेखक ने गधे को किसके समान माना है और क्यों, ठीक है। तो लेखक ने गधे को उसके शांत, मूक व सरल स्वभाव के कारण ऋषि मुनि के समान माना है। क्यों माना है? क्योंकि वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलता नहीं है, एक समान रहता है, इसलिए उसे ऋषि मुनि की संज्ञा यहाँ लेखक प्रेमचंद जी देते हैं। और प्रश्न बन सकता है कि लेखक ने जानवरों में किसे बुद्धिहीन कहा है? तो लेखक प्रेमचंद जी ने जानवरों में गधे को बुद्धिहीन कहा है
क्यों बुद्धिहीन कहा है? क्योंकि वह अत्यंत सीधा एवं सहिष्णु होता है, उसे किसी भी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न बन सकता है इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न कि ब्याई हुई गाय अनायास ही सिंघनी का रूप कब धारण कर लेती है? तो तुरंत बच्चा दी हुई गाय अनायास ही सिंघनी का रूप इसलिए धारण कर लेती है कि जब उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बछड़े के पास आता है तो उसे लगता है कि उसके बच्चे को उससे अलग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वह गाय जो होती है वह सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। अगला प्रश्न बन सकता है कि बैलों को रोटी खिलाने कौन आती थी? बैलों को रोटी खिलाने भैरव की लड़की आती थी। गया के घर जब बैल जाते हैं तो वहाँ एक छोटी सी लड़की आती थी जो बैलों को रोटी खिलाती थी। जैसा कि देखिए यहाँ चित्र में है, दोनों बैल यहाँ बंधे हुए हैं। यह भैरव की लड़की है जो यहाँ आई है और बैलों को रोटी खिला रही है। छोटी बच्ची के दिल में बैलों के प्रति क्यों प्रेम उमड़ आया? छोटी बच्ची के दिल में बैलों के प्रति इसलिए प्रेम उमड़ आया क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माता उसे हमेशा मारती रहती थी और गया भी बैलों के साथ गलत व्यवहार करता था। वह सारा दिन बैलों से काम लेता था और शाम को उन्हें खाने के लिए चारे के नाम पर सूखा भूसा ही डाल देता था। वह दोनों बैलों के इस दर्द को सहन नहीं कर पा रही थी। उसे इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी और बैलों के प्रति उसके हृदय में इसीलिए प्रेम या अथवा प्यार मतलब उमड़ आया था। अगला प्रश्न इस पर बन सकता है कि छोटी बच्ची की लाई रोटी से बैलों की भूख शांत क्यों हो जाती थी? ये देखिए छोटी सी जो बच्ची है रोटी लाई है और यही एक एक रोटी दोनों बैल खाते हैं और इसी से इनकी भूख कैसे शांत हो जाती है? तो छोटी बच्ची जो रोटी लाती थी उसमें इतना प्रेम होता था, उस रोटी में छोटी सी लड़की के हृदय का इतना विशुद्ध प्यार भरा रहता था कि उसे खाकर उनका हृदय गदगद हो उठता था। उनको लगता था कि यहाँ कोई तो है जो उन्हें मानता है अथवा कोई उनकी चिंता करता है, ऐसा कोई तो है। अगला प्रश्न बन सकता है कि गधे कभी कभी क्रोध क्यों नहीं करते? गधे जो होते हैं वो कभी भी क्रोध क्यों नहीं करते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि गधे के मन में खुशी तथा गम महसूस करने और उसे प्रकट करने वाले भावों का अभाव रहता है, इसलिए गधा क्रोध नहीं करता। वह हमेशा एक समान अपने विचार को बनाए रहता है, उसे सुख दुख का कोई वो नहीं रहता है। ठीक है, अनुभूति वह सुख और दुख की अनुभूति हमेशा एक प्रकार से ही करता है, इसलिए उसको कभी क्रोध नहीं आता है। और प्रश्न बन सकता है कि गधे में ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो ऋषियों और मुनियों में ही देखने को मिलते हैं? तो गधे सुख दुख हानि लाभ और जय पराजय जैसी हर स्थिति में एक समान रहते हैं और यही स्वभाव ऋषि मुनि का भी होता है, वो भी संभाव रहते हैं। इसी प्रकार गधों पर भी सुख दुख या हानि लाभ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ऋषि मुनियों पर भी नहीं पड़ता है। गधे में सहिष्णुता का भाव कूट कूट कर भरा रहता है। ऋषि मुनि भी अपने ऊपर अत्याचार सहकर भी उसका कभी प्रतिवाद नहीं करते हैं। इसीलिए गधे में ऋषि मुनियों के सारे गुण देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न बन सकता है कि मनुष्य गधे को मूर्ख क्यों समझता है? इसका उत्तर होगा कि गधा अपने ऊपर हुए अत्याचार का कभी भी कोई प्रतिवाद नहीं करता है, कोई प्रत्युत्तर नहीं देता है, वह किसी भी परिस्थिति में असंतुष्ट नहीं रहता है, वह हर स्थिति से समझौता कर लेता है। उसके सीधेपन के कारण ही उसे लोग क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। लेकिन यहाँ इस पाठ में लेखक प्रेमचंद जी मूर्ख शब्द हटा करके गधे को ऋषि मुनि की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रश्न बन सकता है कि मनुष्य किस बात से वंचित है? तो सभी प्राणियों में मनुष्य ही श्रेष्ठ समझा जाता है क्योंकि उसके पास विवेक है, चेतना है, फिर भी वह उस गुप्त शक्ति से वंचित है जिसमें भाषा के अभाव में एक दूसरे के मन की बात समझ ली जाती है। यह शक्ति पशुओं के अंदर होती है, पशुओं में वह गुप्त शक्ति विद्यमान रहती है। अब इसमें देखिए प्रश्न बन सकता है, दोनों बैल लड़की का हाथ क्यों चाटने लगे? दोनों बैल लड़की गया के यहाँ जो लड़की होती है उसने रोटी जो खिलाती है, देखिए यहाँ चित्र में है, तो दोनों बैल उसका हाथ चाटने लगते हैं। इसलिए चाटने लगते हैं क्योंकि उन्हें छोटी सी लड़की से आत्मीयता हो गई थी। यही लड़की बैलों को खाने के लिए रोटी देती थी। ठीक है, दोनों बैल रस्सियाँ क्यों चबाने लगे? यहाँ यह भी प्रश्न बन सकता है। तो दोनों बैल वहाँ से भाग जाने के लिए रस्सियाँ चबाने लगे ताकि वह रस्सी कमज़ोर होकर टूट जाए और बैल वहाँ से भाग जाएं। गया के यहाँ जो भैरव की लड़की थी उसने बैलों को भागने के लिए रस्सी भागने के लिए क्यों कहा? क्योंकि लड़की ने बैलों को भागने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उस घर में बैलों
की कोई इज्जत नहीं थी। ठीक है, उससे काम, उन बैलों से काम बहुत ज़्यादा लिया जाता था और उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। उस लड़की को लगता था कि घर के लोग काम करवा करवा कर बैलों को मार डालेंगे, बैलों का शोषण हो रहा है, इसलिए वह उन्हें भागने के लिए कह दी। अब यहाँ प्रश्न बन सकता है कि दोनों मित्र हीरा और मोती कहाँ बंधे पड़े रहे? तो दोनों मित्र हीरा और मोती कांजी हाउस में बंधे पड़े रहे। ठीक है, और कांजी हाउस में बैलों के साथ कैसा व्यवहार होता था, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो कांजी हाउस में बैलों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। सारे दिन उन्हें खाने के लिए चारे का तिनका तक ना मिला, नहीं दिया जाता था, और एक बार पानी दिया जाता था, वह खाना और पानी ना मिलने के लिए, चारा पानी ना मिलने की वजह से बहुत ही कमज़ोर हो गए थे बैल। बाड़े के सामने डुग्गी क्यों बजने लगी, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो बाड़े के सामने इसलिए डुग्गी बजने लगी क्योंकि हीरा और मोती नामक जो बैल थे वहाँ पड़े थे, उनकी नीलामी की घोषणा करने के लिए बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी, जिससे लोग वहाँ आए और उन्हें खरीदने के लिए एकत्रित हो जाएं। कांजी हाउस के अधिकारियों ने दोनों बैलों को किसके हाथों नीलाम कर दिया? कांजी हाउस के जो अधिकारी थे दोनों बैलों को एक कसाई के हाथों नीलाम कर दिए। वह कसाई बहुत ही खूंखार था, इसलिए उसे देखकर दोनों डर रहे थे। उनसे कदम भी उठाया न जा रहा था, पर डर के कारण वे गिरते पड़ते भागते थे उस कसाई के डांटने पर, क्योंकि जरा सी भी चाल धीमी करने पर वह उन्हें डंडे से मारने लगता था। अगला प्रश्न बन सकता है कि हीरा और मोती दूसरी बार गया के घर से किस प्रकार से आज़ाद हुए? तो गया उन दोनों बैलों को दूसरी बार मोटी रस्सी में बांध कर ले गया था और वह उनसे खूब काम लेता था। खाने के नाम पर उन्हें सूखा चारा देता था। उस घर में भैरव की जो लड़की थी, उनको बैलों से इतना लगाव था, बहुत ही लगाव हो गया था। वह रात को आकर इन्हें रोटी दे देती थी, और जब उसे पता चला कि घर में इन बैलों की नाक में नथेल डालने की बात हो रही है, सलाह हो रही है, तो उसने बैलों को स्वतंत्र करने के लिए उनकी रस्सी खोल दी और उन्हें भागने के लिए कहा। वे दूसरी बार गया के घर से इसी प्रकार से भागे थे और आज़ाद हुए थे। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि गधे को कभी खुश होते नहीं देखा, क्यों? इसको तर्क देकर स्पष्ट करिए। ठीक है, तो गधे को सुख और दुख में समान भाव प्रतीत होता है, उसमें प्यार और मार के भाव समान रहते हैं। वह अच्छी और खराब घास दोनों को बड़े चाव से खाता है, चाहे घास अच्छी हो या खराब हो, बड़े चाव से खाता है। यहाँ तक कि सर्दी गर्मी का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बैलों का व्यवहार कैसा होता है? बैलों का जो स्वभाव होता है, बैल स्वभाव से बहुत सीधा सरल व सहनशील होते हैं। सामान्यतया वह परिश्रम करते हैं और संतुष्ट रहते हैं। कई बार अत्याचार होने पर भी, संतुष्ट ना होने पर भी वह वार करता है। मन के अनुकूल व्यवहार ना होने पर भी कभी कभी बैल अड़ भी जाते हैं। हीरा और मोती दोनों बैलों की घनिष्ठता के विषय में बताइए, प्रश्न बन सकता है। तो इसका उत्तर होगा कि हीरा और मोती दोनों आपस में एक दूसरे को चाटकर और एक दूसरे को सूंघकर अपनी आत्मीयता को प्रकट करते थे। वे कभी कभी अपने सींग मिलाकर भी अपनी घनिष्ठता अथवा मित्रता का बोध कराते थे। इस प्रकार से बच्चों, दो बैलों की कथा पूरे इस पाठ पर आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते थे, शब्दार्थ सहित सारे प्रश्नों का उत्तर हमने आपको समझाया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो इस प्रकार अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।